ओके बेटे देखो इधर, लास्ट क्लास एंगल ऑफ रिपोज ना, इधर ध्यान दो। लास्ट क्लास हमने यहां तक डिस्कस किया था कि अगर ये ऑब्जेक्ट मास m, ठीक है, सिंपली, और इस इंक्लाइन और इस ब्लॉक के बीच कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू, वी हैव सीन अप टू दिस कि अगर ये ब्लॉक सिर्फ अपनी ग्रेविटी की वजह से नीचे आ रहा है और कोई फोर्स हमने नहीं लगाया, ठीक है, बस इस ब्लॉक का ग्रेविटी है mg sin थीटा जो इसको नीचे लाना चाह रहा है और फ्रिक्शन इसको रोकेगा। तो वी हैव सीन इन द प्रीवियस क्लास कि अगर tan थीटा की वैल्यू म्यू से बड़ी है तभी ये ब्लॉक स्लाइड करके नीचे आएगा, और उस केस में इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना आएगा? इट्स एक्सेलरेशन विल बी g sin थीटा माइनस म्यू g cos थीटा। अगर इस tan थीटा की वैल्यू म्यू से कम होती तो फिर ये ब्लॉक रेस्ट पे रहता। अगर ये ब्लॉक रेस्ट पे रहता तो फिर फ्रिक्शन फोर्स कितना लगता है इस पे? mg sin थीटा। तो बस इस रिलेशन को आप तभी, और इस फॉर्मूले को तभी यूज करना जब सिर्फ ग्रेविटी है और फ्रिक्शन है और कोई फोर्स नहीं है। मान लो अब इसी में मैं आपको क्वेश्चन दूं कि ये एक इंक्लाइन प्लेन है, इस इंक्लाइन प्लेन का एंगल है लेट अस से 37 डिग्री, और म्यू की वैल्यू ब्लॉक और इंक्लाइन के बीच है 0.5। यहां से हमने ब्लॉक को, जिसका मास m है, ऊपर की ओर प्रोजेक्ट कर दिया विद स्पीड v नॉट इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। ये वेलोसिटी हमने दे दी इस ब्लॉक को, इंक्लाइन प्लेन पर हमने इस ब्लॉक को ऐसे ऊपर धक्का मार दिया इस स्पीड से। बताओ जरा कितनी देर के बाद ये रुकेगा? अब ये सब कहानी गई, अब इस सब कहानी ये किया हुआ है लास्ट क्लास में। चलो अब करते हैं, ये डायग्राम बनाओ, ये वाला, इसको तो रहने दो, ये वाला डायग्राम बनाओ आप, सेकंड वाला। क्वेश्चन लिखो, ब्लॉक ऑफ मास m is pushed up the incline, block of mass m is pushed up the incline as shown. Find after how much time this block will stop. Find after how much time this block will stop. करो ट्राई। इस बारी इस पे क्या होगा? वेट तो नीचे की ओर एक्ट कर ही रहा है, इसने तो नीचे की ओर ही एक्ट करना है mg sin थीटा ने, ठीक है। इस बार फ्रिक्शन भी नीचे लगेगा, और इस बार तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं है कि फ्रिक्शन स्टैटिक है या क्या, भाई स्लाइडिंग हो रही है, आपने ही तो ब्लॉक को ऊपर धक्का दे दिया ना, तो स्लाइडिंग हो रही है। ऐसे केस में फ्रिक्शन क्या लगता है? काइनेटिक, म्यू के इंटू एन, म्यू के म्यू एस सब हम सेम लेके चल रहे हैं, तो इसका मतलब फ्रिक्शन फोर्स भी नीचे की ओर कितना आएगा? म्यू एम जी कॉस थीटा। एम तो कैंसिल हो जाएगा, जब तुम लिखोगे नेट फोर्स इज इक्वल टू एम ए तो कट जा, सॉरी एम तो कैंसिल होगा, सो इसका मतलब इस बार नेट रिटार्डेशन कितना आ जाएगा? जी साइन थीटा प्लस म्यू जी कॉस थीटा, ठीक है। ब्लॉक अगर नीचे आ रहा है तो वेट mg sin थीटा नीचे, फ्रिक्शन ऊपर लगेगा। ऊपर जा रहा है तो अब वेट और फ्रिक्शन दोनों नीचे की ओर एक्ट करेंगे इस पे, मतलब इसका वेट भी इसको रोकने की कोशिश करेगा, फ्रिक्शन भी। ये वैल्यू कितनी आ रही है? 10 sin 37 कितना? 3/5 प्लस 0.5 इंटू 10 इंटू कॉस 37 4/5, मेरे ख्याल से वैल्यू 10 आ जाएगी। ये मैंने साइन नहीं रखा, ऑफ कोर्स ये माइनस साइन होगा क्योंकि ये रिटार्डेशन है। अब इसके बाद ये काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन हो गया। ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 20, रिटार्डेशन कितना है? 10, तो आप यूज करो v इक्वल्स u प्लस 80। इनिशियल वेलोसिटी 20 है, रिटार्डेशन 10 है, यहां से टाइम आ जाएगा आपके पास 2 सेकेंड्स का, ठीक है। तो ध्यान रखना, अगर ब्लॉक नीचे आ रहा है तो उस केस में क्या होगा? जी साइन थीटा माइनस म्यू जी, मतलब mg साइन थीटा और फ्रिक्शन उल्टे डायरेक्शन में लगेंगे, और अगर ब्लॉक को तुमने ऊपर पुश किया है तो अब वेट भी नीचे, फ्रिक्शन भी नीचे। ठीक से दिखाओ ये डायग्राम, मतलब अब आगे आने वाले क्वेश्चंस में तुम्हें वो फोर्सेस को समझना पड़ेगा। फ्रिक्शन के बारे में थ्योरी इतनी है, 2-4 बेसिक चीजें हैं जो स्कूल एग्जाम में आती है, वो मैं बता दूंगा, बेसिक यही सब है।
कि अगर स्लाइडिंग नहीं हो रही तो फ्रिक्शन 0 से लेके म्यू एस एन के बीच कुछ भी हो सकता है, और अगर स्लाइडिंग हो रही है तो इट इज म्यू के इंटू एन। म्यू एस म्यू के हम ज्यादातर सेम ही लेके चल रहे हैं, अलग गिवन होगा तो अलग लेंगे हम। नाउ जैसे ये क्वेश्चन देखते हैं, एंगल लेट अस सपोज ये 37 डिग्री में ले रहा हूं, ब्लॉक का मास है लेट्स से 5 kg, म्यू की वैल्यू 0.6 है, हॉरिजॉन्टल फोर्स हमने ऐसे लगाया इस ब्लॉक पे 100 न्यूटन का। जरा इसका एक्सेलरेशन कैलकुलेट करो, 100 न्यूटन का हॉरिजॉन्टल फोर्स। ठीक है, प्रैक्टिस करनी है, सब बातें पीछे छोड़ दो, आप इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम। अब देखो क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं कहा मैंने कि ये ब्लॉक, ऐसा कुछ नहीं कहा मैंने कि ये ब्लॉक स्लिप हो रहा है। तुम्हें चेक करना पड़ेगा कि ड्राइविंग फोर्सेस स्ट्रांग हैं या अपोजिंग फोर्सेस। ठीक है, तो तुम चेक करोगे और फिर डिसाइड करोगे कि भाई साहब मोशन होगा भी या नहीं। स्ट्रेट अवे फ्रिक्शन को म्यू एन मत ले लेना, और इस क्वेश्चन में एन को mg cos थीटा मत ले लेना, क्योंकि उस अप्लाइड फोर्स 100 न्यूटन का भी एक कंपोनेंट mg cos थीटा वाले डायरेक्शन में आएगा। तो तुरंत मत बोला करो सर नॉर्मल फोर्स इक्वल टू mg cos थीटा, सिली मिस्टेक ऐसी ऐसी करते हो। तसल्ली से पहले आप इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, फ्री बॉडी डायग्राम ठीक से बनाओ। देखते हैं, रेस्ट पे रहेगा तो ये अब आराम से बैठ मत जाओ सर, रेस्ट पे रहेगा, मैं भी रेस्ट करता हूं। फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू बताओ कितनी आ रही है फिर? हाँ 50 आ रही है, देखते हैं। सर ये रेस्ट पे रहेगा, अब मैं भी थोड़ा आराम करता हूं। देखो इधर, ये इंक्लाइन प्लेन, आपको मैं बार बार समझा रहा हूं, आप फोर्सेस पे ध्यान दो, क्वेश्चन तो धीरे धीरे आप सीख ही जाओगे। वेट को तो पता ही है, तो वेट को ब्रेक करो, इस तरफ क्या आएगा mg cos थीटा, कितनी आ रही है इसकी वैल्यू 40 न्यूटन। इस तरफ आएगा mg sin थीटा, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 30। इस तरफ आएगा नॉर्मल फोर्स n, ये जो फोर्स तुमने लगाया है 100 न्यूटन का, ऐसे धक्का मार रहे हो आप, थोड़ा इजी करने के लिए आप चाहो तो 100 न्यूटन ऐसे दिखाओ, बट उसको थोड़ा और इजी दिखाने के लिए ऐसे दिखा दो, थोड़ा ना उसको फिर ब्रेक करना आसान रहता है। वो ब्रेक करने में आप, हालांकि ऐसे भी कोई दिक्कत नहीं है, 100 का कंपोनेंट इधर आएगा नीचे, इधर आएगा ऊपर, तो वो इधर से आप ऐसे नीचे दिखाओ या यहां से नीचे, एक ही बात है। ओके, ये इंक्लाइन के पैरेलल लाइन थी, ये लाइन हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पर थी 37, तो ये वाला एंगल भी कितना आएगा 37। सो 100 का कंपोनेंट ऊपर क्या आएगा 100 cos थीटा, कितना आ रहा है ये 80, और इधर आएगा 100 sin थीटा, ये कितना आ रहा है 60। अब आप इसको हटा लो, 100 न्यूटन इसके कंपोनेंट कर दिए हमने, ऐसे हटा दिया करो, बहुत प्यार से अच्छे से डायग्राम बनाओ, क्योंकि कल को रिवाइज करोगे तुम्हें ये निशान देखते ही समझ आएगा इसके मैंने कंपोनेंट्स ले लिए, अब मुझे इस फोर्स की जरूरत नहीं है। नाउ इस डायरेक्शन में मोशन हो ही नहीं सकता क्योंकि इंक्लाइन प्लेन है इधर, तो ये ब्लॉक ने इस डायरेक्शन में तो मूव करना ही नहीं है, या तो ये ऊपर जाएगा या तो नीचे आएगा, अगर बहुत भारी होता तो नीचे आता। ओके, तो इस डायरेक्शन में अगर कोई मोशन नहीं हो रहा तो इस डायरेक्शन के फोर्सेस बैलेंस, तो नॉर्मल फोर्स ऊपर और नीचे क्या है 40 और 60 100 न्यूटन। सो नॉर्मल फोर्स की वैल्यू कितनी आ गई 100 न्यूटन आ गई। नाउ लिमिटिंग फ्रिक्शन चेक करो कितना है 60 न्यूटन आ रहा है और जबकि इस ब्लॉक पे नेट ड्राइविंग फोर्स कितना है इंक्लाइन प्लेन पर 50, 80 ऊपर 30 नीचे। सो क्योंकि नेट ड्राइविंग फोर्स कम पड़ जा रहा है फ्रिक्शन की लिमिट से, मोशन ही नहीं होगा। नेट ड्राइविंग फोर्स इज लेस देन द लिमिटिंग फ्रिक्शन, तो इसका मतलब इस केस में फ्रिक्शन फोर्स स्टैटिक लगेगा, नीचे की ओर लगेगा, और कितना लगेगा 50 न्यूटन। ओके, तो एज द ड्राइविंग फोर्स is less than the limiting friction, so the body will not move up, रेस्ट पे रहेगी, फ्रिक्शन फोर्सेस पे लगेगा 50 न्यूटन। ठीक है, बस ऐसे ही करो बेटे, क्वेश्चन आप फाइनल स्टेप तक नहीं आ पा रहे हो, बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, मैं बता रहा हूं, बट ठीक से ऐसे डायग्राम बनाओ, और ये बनाए बनाए बिना आप आंसर दे रहे हो तो कल को मैं थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन करूंगा, आप फंसोगे पक्का, इसलिए ढंग से फ्री बॉडी डायग्राम बनाना सीखो। ओके, नोट कर लो इसको, और चाहो तो लिख भी लेना,
as the driving force is 50 Newton but limiting friction is 60, as the driving force is 50 Newton and limiting friction is 60, so block will remain at rest. ठीक है, अच्छा ये क्वेश्चन देखना आप, ये एक वेज आ गया, वेज तो फिक्स है, इसने तो नहीं चलना। ये एंगल 37 डिग्री ले लेते हैं इजी कैलकुलेशन के लिए। ये एक ब्लॉक हमने रखा इधर, ये मासलेस पुली, और इधर ये ब्लॉक एक हैंग कर रहा है। लेट्स से इस ब्लॉक का मास है 8 kg और इसका मास है सपोज 10 kg। इस ब्लॉक और वेज के बीच म्यू की वैल्यू है 0.5। तो जरा बताओ व्हाट इज द टेंशन फोर्स इन द स्ट्रिंग एंड व्हाट इज द फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन 10 kg एंड वेज। डायग्राम बनाओ कबीर बेटे अच्छे से, और फिर वही बात कबीर मेरी सुनना ध्यान से, फोर्सेस क्वेश्चन पे तुम बाद में आराम से, पहले आप आराम से 10 kg का और 8 kg का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। 8 kg का फ्री बॉडी डायग्राम तो क्या ही बनाना आशिता बेटे, इस पे तो दो ही फोर्स है, 8G नीचे और टेंशन ऊपर, उसका जरा फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। ठीक है, फाइंड टेंशन फोर्स इन द स्ट्रिंग, फाइंड टेंशन फोर्स इन द स्ट्रिंग एंड फ्रिक्शन फोर्स। देखो मैं सॉल्व करता हूं, फिर से सुनना मेरी बात ध्यान से, किस तरीके से इन क्वेश्चंस को अप्रोच करोगे। सबसे पहले तुम ये चेक करो कि फ्रिक्शन को 2 मिनट के लिए भूल जाओ, फ्रिक्शन को बाद में देखें, क्योंकि फ्रिक्शन स्टैटिक खासकर सेल्फ एडजस्टेबल है। फ्रिक्शन फोर्स देखेगा कि स्लाइडिंग की टेंडेंसी किधर है। काइनेटिक फ्रिक्शन एडजस्टेबल नहीं है, एक बार स्लाइडिंग हो गई तो काइनेटिक फ्रिक्शन ने म्यू एन लगना है और रिलेटिव मोशन के उल्टे डायरेक्शन में। ये स्टैटिक फ्रिक्शन एडजस्टेबल है, तो 2 मिनट के लिए उसको रोको, बाकी चेक करो। इसका वेट इधर हाउ मच इट इज 80 न्यूटन, इसका वेट इधर कितना आ रहा है 10G sin 37 60 और 10G cos 37 80। तो नॉर्मल फोर्स इधर, नॉर्मल फोर्स की वैल्यू 80 आएगी क्योंकि इस डायरेक्शन में और तो कोई फोर्स है नहीं, तो नॉर्मल फोर्स की वैल्यू तो 80 आ गई। अच्छा, अगर फ्रिक्शन ना होता तो डेफिनेटली इसने नीचे जाना था और इसने ऊपर, क्योंकि ये कम है। फ्रिक्शन की एब्सेंस में इस सिस्टम के पास नेट ड्राइविंग फोर्स कितना है गीतांश 20 न्यूटन, 80 इधर 60 इधर, घटाओ 80 में से 60, 80 न्यूटन चाहता है मोशन इधर हो, 60 न्यूटन चाहता है इधर हो, सो व्हाट इज द नेट ड्राइविंग फोर्स 20। अब फ्रिक्शन को देखो, फ्रिक्शन फोर्स या तो इस मोशन को रोक देगा अगर स्ट्रांग हुआ, या नहीं रोक पाएगा, उल्टे डायरेक्शन में मोशन नहीं दे पाएगा। फ्रिक्शन ऐसा नहीं करेगा कि इसको नीचे चला दे, ये हो ही नहीं सकता भाई। फ्रिक्शन या तो जिस भी डायरेक्शन में मोशन होना चाहता है उसको रोक लेगा, या फिर होने देगा अगर वीक हुआ तो। अब चेक करो फ्रिक्शन फोर्स की लिमिट क्या है। फ्रिक्शन फोर्स यहां पे है म्यू, सो म्यू एन क्या आ रही है वैल्यू 0.5 और एन की वैल्यू थी 80, तो ये कितना आ गया 40। मोशन तो नहीं होगा क्योंकि इस सिस्टम के पास नेट ड्राइविंग फोर्स कितना है 20 और फ्रिक्शन की लिमिट क्या है 40, तो मोशन नहीं होगा। ठीक है, जब तक तुम इस सिस्टम को नेट ड्राइविंग फोर्स 40 न्यूटन से ज्यादा नहीं देते, मतलब अगर तुम इस 8 kg के बजाय यहां 10 kg या बड़ा करो ब्लॉक, 10 kg करने पे क्या हो जाएगा 100, ये कितना 60, नेट ड्राइविंग फोर्स क्या आएगा 40, ये भी कितना 40। तो जब तुम इसको 10 kg लोगे देन दिस सिस्टम इज ऑन द वर्ज ऑफ मोशन, चलेगा तब भी नहीं, जस्ट रुका होगा, 10.1 kg करते ही ये चल पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए यहां पर मोशन नहीं होगा, मोशन नहीं होगा तो फिर इस रस्सी का टेंशन कितना आएगा 80।
यहां से टेंशन आएगा 80, ये 60 और फ्रिक्शन लगेगा स्टैटिक 0 से लेके 40 के बीच कितना, जितनी जरूरत है। कितनी जरूरत है फ्रिक्शन की? 20 न्यूटन, दैट्स ऑल। So there will not be any motion and what will be the friction force acting on the block? 20 न्यूटन। बस हो गया, नोट करो इसको। ये एंगल फिर से मैंने लिया 37 डिग्री, ठीक है। दिस ब्लॉक, this time this block is of mass 20 kg and this block is of mass let's say 5 kg। 20 kg और इस वेज के बीच म्यू की वैल्यू 0.5। अब बताओ जरा रस्सी का टेंशन फोर्स और एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स। डायग्राम बनाओ। फाइंड टेंशन फोर्स इन द स्ट्रिंग, फाइंड टेंशन फोर्स इन द स्ट्रिंग एंड एक्सेलरेशन ऑफ बोथ द ब्लॉक्स। देखते हैं ये कितना आ रहा है, 20 200 cos sin 37 120 और ये 160 का आधा। अच्छा मोशन नहीं होगा इस केस में, क्योंकि इस केस में क्या होगा, ये आ रहा है 160 तो 160 इंटू 0.5 80 और ड्राइविंग फोर्स आ रहा है 120 माइनस 50 70 आ रहा है। चेंज करो 3 kg। अब सॉल्व करो। उस क्वेश्चन में तो मोशन नहीं होगा, ठीक है, और उस केस में फ्रिक्शन इस पे ऊपर की ओर लगेगा अब, क्योंकि अब ये नीचे जाना चाहता है ना, ठीक है। तो 3 kg करके सॉल्व करो जरा, टेंशन निकालो रस्सी का और दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन निकालो। सॉल्व करो सिद्धार्थ, सीरियसली सॉल्व करो क्वेश्चंस को। नॉर्मल फोर्स लेना होता है वहां पे। हाँ मैं सॉल्व कर रहा हूं, देखो इधर। तो यहां पे नॉर्मल फोर्स इधर आएगा n। नॉर्मल फोर्स की वैल्यू कितनी आ रही है 160। फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू कितनी आ रही है 80। ये हम देख ही चुके हैं कि इस सिस्टम के पास फ्रिक्शन को अगर मैं हटा लूं तो नेट ड्राइविंग फोर्स था 90, 120 इधर 30 इधर। नेट ड्राइविंग फोर्स कितना था सिस्टम के पास 90। फ्रिक्शन की लिमिट कितनी है 80, तो इसका मतलब फ्रिक्शन फोर्स यहां पे कितना लगेगा ऊपर की ओर 80। रस्सी का टेंशन क्या आएगा T मान लो। नाउ ये ब्लॉक भागेगा ऊपर की ओर विद एन एक्सेलरेशन a और ये जाएगा नीचे की ओर विद द सेम एक्सेलरेशन a। इसकी इक्वेशन क्या बनेगी 120 माइनस टी माइनस 80। तो इस ब्लॉक की इक्वेशन बनेगी 120 माइनस टी माइनस 80 इज इक्वल टू, इसका मास था 20 सो 20a। इसकी इक्वेशन क्योंकि एक्सेलरेशन ऊपर है तो t माइनस 30 इज इक्वल टू 3a। बस सॉल्व कर लो, ऐड कर दो इन दोनों को। माइनस टी प्लस टी गया, ये कितना आ गया 10 इज इक्वल टू 23a। सो एक्सेलरेशन कितना आ गया 10/23। a की वैल्यू रख दोगे यहां पे, टेंशन आ जाएगा, कुछ भी नहीं है। ओके गविष्ट हो गया नहीं? आप गविष्ट बेटे एक्सेलरेशन डायरेक्ट भी निकाल सकते थे बाय राइटिंग नेट ड्राइविंग फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द सिस्टम। यहां से तुम नेट ड्राइविंग एक्सेलरेशन डायरेक्ट भी निकाल सकते थे। अब इस नेट ड्राइविंग फोर्स में फ्रिक्शन भी लेके चलना। तो नेट ड्राइविंग फोर्स क्या है 120 इधर से और 80 और 30 रोक रहे हैं। इस नेट ड्राइविंग फोर्स में टेंशन को नहीं देखते, क्योंकि टेंशन एक के मोशन को अपोज कर रहा है तो दूसरे के मोशन को सपोर्ट कर रहा है। तो नेट ड्राइविंग फोर्सेस में टेंशन का रोल नहीं लेते, क्योंकि वो माइनस प्लस होके कैंसिल हो जाता है। सो नेट ड्राइविंग फोर्स है 120 इधर से, 80 और 30 अपोजिंग है। सो नेट ड्राइविंग फोर्स डायरेक्ट कितना आ रहा है 10 और टोटल मास कितना है 20 और 3 23। ये डायरेक्ट भी यूज कर सकते हो आप, नेट ड्राइविंग फोर्स बाय टोटल मास एक्सेल, और फिर एक्सेलरेशन आ गया, फिर इस ब्लॉक को देख के टेंशन बता दो T माइनस एम जी में, फटाफट टेंशन आ जाएगा। इट्स ओके। इसलिए एक एक स्टेप ध्यान से, फोर्सेस दिखाओ, ढंग से सॉल्व करो।
नाउ ये क्वेश्चन देखना जरा, ये एक ब्लॉक है लेट्स से 6 kg का, ये एक मासलेस स्ट्रिंग है, ये एक और ब्लॉक है आगे, लेट्स से ये ब्लॉक है 10 kg का, यहां पे म्यू की वैल्यू है 0.6, यहां पे म्यू की वैल्यू है 0.4, इस पे हमने फोर्स अप्लाई किया है लेट अस सपोज 80 न्यूटन का। ठीक, तो मुझे बताओ इस रस्सी में कितना टेंशन आएगा, यहां कितना फ्रिक्शन आएगा, यहां कितना फ्रिक्शन आएगा। डायग्राम बनाओ। फाइंड टेंशन फोर्स इन द स्ट्रिंग, फाइंड टेंशन फोर्स इन द स्ट्रिंग and friction force acting on both the blocks, and friction force acting on both the blocks। यहां पे फ्रिक्शन फोर्स की लिमिटिंग वैल्यू कितनी आ रही है 60 न्यूटन, यहां पे 60 इंटू 0.24। जब तक आप ये फोर्स 84 न्यूटन से बड़ा नहीं लगाते, क्योंकि यहां पे भी फ्रिक्शन रोकेगा इस मोशन को, यहां पे भी फ्रिक्शन रोकेगा, दोनों अगर मैं ऐड करूं तो 84 आ रहा है और वो 80 है, मोशन नहीं होगा इस केस में। जब तक दोनों ब्लॉक्स के फ्रिक्शन फोर्स के सम को एक्सीड नहीं करोगे तुम, तब तक मोशन नहीं होगा। इस क्वेश्चन में सुनना ध्यान से, क्या होगा मुझे एक बात बताओ, मान लो ऐसे मैं ये वॉल लूं ऐसे, ठीक है, ये एक ब्लॉक रखूं यहां पे ऐसे, मान लो इस ब्लॉक और सरफेस के बीच फ्रिक्शन फोर्स की लिमिटिंग वैल्यू है 50 न्यूटन और मैं इस पे फोर्स अप्लाई करूं सिर्फ 20 न्यूटन, क्या होगा, मोशन नहीं होगा, ब्लॉक तो रेस्ट पे रहेगा, क्योंकि तुम तो 20 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो, फ्रिक्शन की लिमिट तो 50 न्यूटन है। ये ब्लॉक एक तरह से ऐसे समझो कि वहां पे फंसा हुआ है एकदम। फ्रिक्शन को कभी कभी ऐसे समझ सकते हो कि जैसे वो गड्ढे से बने हुए थे, वो फंसा हुआ है, जब तक 50 न्यूटन से बड़ा फोर्स नहीं लगाओगे ये बाहर नहीं निकलेगा, चलेगा नहीं आगे। सो इस वक्त यहां पे फ्रिक्शन फोर्स पीछे की ओर कितना लगेगा 20 न्यूटन का। तो ये ब्लॉक रेस्ट पे पड़ा है, अब तुम एक रस्सी लाओ, रस्सी लाके इस ब्लॉक को दीवार से ऐसे बांध दो, बताओ इस रस्सी में टेंशन कितना आएगा, 0। क्यों आएगा टेंशन, जब ब्लॉक को वैसे ही फ्रिक्शन ने रोक रखा है। तुम अपने घर में डबल बेड है, उसको पूरा जोर लगा के खींच रहे हो, वो नहीं चल रहा, हैवी है काफी, मूव नहीं कर रहा, पीछे दीवार से रस्सी बांध दो, क्या होगा, रस्सी में कुछ नहीं होगा, रस्सी में टेंशन आएगा ही नहीं। रस्सी में टेंशन तब आएगा जब तुम्हारा फोर्स फ्रिक्शन की लिमिट से बड़ा हो जाएगा। मान लो यहां पे तुम फोर्स को कर देते 80 न्यूटन, तो फ्रिक्शन 50 न्यूटन हो गया होता, अब बाकी बचा हुआ टेंशन आ जाता, क्योंकि ये ब्लॉक ने चलना तो है नहीं, पीछे दीवार से रस्सी से बंधा है और रस्सी मजबूत है, या तो रस्सी टूटेगी बस। तो रस्सी में टेंशन कब आएगा, जब फ्रिक्शन अपनी लिमिट को क्रॉस कर चुका होगा। सेम थिंग इज वैलिड हियर ऑल्सो। ये मान लो इस तरह से इंक्लाइन प्लेन है, ये कुछ भी एंगल है ऐसे, ये वॉल है, ये एक ब्लॉक पड़ा है, मान लो ये ब्लॉक नहीं चलना चाह रहा क्योंकि फ्रिक्शन ने रोक रखा है इसको, ये मान लो एंगल ऑफ रिपोज से छोटा है, सिर्फ ग्रेविटी तो है इसको खींच रही, तो ये ब्लॉक नीचे नहीं जाना चाह रहा क्योंकि इसके वेट का कंपोनेंट mg sin थीटा है मान लो 20 न्यूटन और फ्रिक्शन की लिमिट है 50 न्यूटन, तो यहाँ पे फ्रिक्शन कितना एक्ट करेगा, 20 न्यूटन ही एक्ट करेगा। अब तुम पीछे एक रस्सी लाके अटैच कर दो, तो इस रस्सी में टेंशन कितना आएगा, 0 आएगा ही नहीं टेंशन, ब्लॉक तो वैसे ही रस्सी ने रोक रखा है, सॉरी फ्रिक्शन ने रोक रखा है। रस्सी का रोल कब आएगा, जब फ्रिक्शन को एक्सीड कर जाओगे आप इतना फोर्स लगा दोगे कि अब फ्रिक्शन रोक नहीं पा रहा, अब रस्सी में टेंशन। सेम थिंग इज हियर, सबसे पहले यहां पे फ्रिक्शन अपीयर होगा, मान लो तुम ये फोर्स लगाते 10 न्यूटन, बस 10 न्यूटन, यहां पे फ्रिक्शन की लिमिट क्या थी 60, तो यहां पे भी फ्रिक्शन कितना आता 10 न्यूटन, रस्सी में टेंशन क्या आता 0, रस्सी में टेंशन ही नहीं और ये चुपचाप पड़ा रहता, इसमें क्यों फ्रिक्शन आएगा भाई, ये तो चलना ही नहीं चाहता। जब तक वो फोर्स तुम्हारा 60 न्यूटन से कम है, रस्सी में टेंशन आएगा ही नहीं।
जब तुम यहां पे फोर्स को बढ़ाते बढ़ाते कर दोगे 61 न्यूटन, अब ये हो चुका है 60 न्यूटन, अब आएगा रस्सी में टेंशन 1 न्यूटन, ये रस्सी में टेंशन। और अगर रस्सी में टेंशन 1 न्यूटन इधर, तो इधर से भी कितना आएगा, 1 न्यूटन आएगा। तो यहां पे फ्रिक्शन फोर्स पीछे की ओर कितना आएगा, 1 न्यूटन। यहां पे लिमिट 24 है। अब तुम इस फोर्स को बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ, बढ़ाते बढ़ाते तुम इसको ले आओ 84 न्यूटन तक। ये बढ़ते बढ़ते आ जाएगा 24, ये भी आ जाएगा 24, ये फ्रिक्शन भी आ जाएगा 24, एंड नाउ द सिस्टम इज ऑन द वर्ज ऑफ मोशन। अब इसके बाद अगर तुमने 84 से बड़ा फोर्स लगाया तो सिस्टम चल पड़ेगा। फिर तुम लिखोगे F माइनस T। अब मुझे नहीं पता T क्या है, जब तक ये चल नहीं रहा था 60 न्यूटन के बाद अगर मैंने इसको 60 से 70 किया तो रस्सी का टेंशन भी 10 न्यूटन बढ़ा था। अब ऐसा नहीं होगा। अब अगर तुम इस फोर्स को करोगे ना 85, तो ये मत कहना सर इसको 25 कर दो। भाई 85 और ये भी 85, तो ये तो चलेगा ही नहीं। क्यों नहीं चलेगा भाई, नेट फोर्स तो आ गया सिस्टम पे। तो अब तुम्हारी इक्वेशन आएगी F माइनस 60 माइनस टी इज इक्वल टू 10 है। इसकी इक्वेशन आएगी T माइनस 24 इज 6 है। और फिर वो टेंशन और एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर लोगे आप। समझ गए? तो सबसे पहले फोर्स बढ़ाते जाओगे, यहां फ्रिक्शन बढ़ता जाएगा। जब ये फ्रिक्शन अपनी लिमिट पे आ गया, अब रस्सी में टेंशन बढ़ने लगेगा। रस्सी में टेंशन बढ़ेगा तो ये फ्रिक्शन भी बढ़ेगा, और जैसे ही ये भी अपनी लिमिट पे आ गया उसके बाद मोशन शुरू होगा। ओके, नोट कर लो। ओके, नाउ ये क्वेश्चन देखना। ये एक ब्लॉक है 5 kg का, इसके ऊपर ये एक ब्लॉक पड़ा है छोटा सा 2 kg का। आपने इसको वेलोसिटी दी आगे की ओर 10 मीटर पर सेकेंड की। 5 kg और ग्राउंड के बीच फ्रिक्शन नहीं है। 2 kg और 5 kg के बीच म्यू की वैल्यू है 0.6 मान लो। ठीक है, 5 kg का ब्लॉक काफी लंबा है, तो 2 kg का ब्लॉक गिरेगा नहीं। डायग्राम बनाओ जरा। Initially both blocks were at rest. Now 2 kg block is given a velocity of 10 meter per second as shown. Find after how much time, find after how much time 2 kg block will stop slipping over 5 kg block. चलो मैं करता हूं सॉल्व। देखो इधर वर्टिकल फोर्सेस की तो जरूरत है नहीं हमें, 2g और n, और यहाँ पे नॉर्मल फोर्स यहाँ पे कितना आएगा 7g, है ना। नाउ अगर हम इन ब्लॉक्स को अलग अलग देखें, ये 2 kg का ब्लॉक है, नीचे ये 5 kg का ब्लॉक है। सोचने की जरूरत नहीं है फ्रिक्शन कितना लगेगा, रिलेटिव मोशन तो तुमने खुद ही शुरू करा दिया। इस 5 kg ब्लॉक की वेलोसिटी क्या है बेटे, 0। 2 kg की वेलोसिटी क्या है, 10। यानी इस जगह पे स्लिपिंग तो तुमने ही स्टार्ट करवा दी, तुमने ही 2 kg ब्लॉक को धक्का मारा है। तो इसका मतलब यहाँ पे फ्रिक्शन कैसा लगेगा, स्ट्रेट अवे काइनेटिक, म्यू के एन। मैं म्यू एस और म्यू के अलग अलग देता तो फिर म्यू के एन लेते आप, फिलहाल सेम लिया है। एन की वैल्यू यहाँ पे 20 है, 20 इंटू 0.6 12, तो इस पे फ्रिक्शन फोर्स आएगा 12 न्यूटन पीछे की ओर, तो इस पे फ्रिक्शन फोर्स आएगा 12 न्यूटन आगे। देखो फ्रिक्शन का बेसिक कॉन्सेप्ट समझो। क्या करता है फ्रिक्शन, रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। जो सरफेस तेज भाग रही है उसको स्लो डाउन करेगा, और जो स्लो चल रहा है उसको तेज करेगा। अब ये 12 न्यूटन का फ्रिक्शन 5 केजी ब्लॉक को चलाना शुरू कर देगा और 2 केजी को रोकने की कोशिश करेगा। फ्रिक्शन चाहता है कि ये दोनों की वेलोसिटी बराबर हो जाए। जैसे ही इन दोनों की वेलोसिटी बराबर हो गई, फ्रिक्शन का रोल खत्म। फ्रिक्शन का तो काम ही था, फ्रिक्शन तो आया ही तभी था जब रिलेटिव मोशन था।
समझ रहे हो? अब मैं इस पे कोई फोर्स नहीं लगा रहा हूं, मैंने 2 kg ब्लॉक को धक्का दे दिया एंड आई एम आउट। अब इस 2 kg ब्लॉक पर बाहर से हम कोई फोर्स नहीं लगा रहे, ठीक? तो अब ये 2 kg का ब्लॉक रिटार्ड करेगा और 5 kg का ब्लॉक एक्सेलरेट करेगा। 12 डिवाइडेड बाई 2, इसका रिटार्डेशन क्या आएगा? 6। तो इसकी वेलोसिटी थोड़ी देर के बाद क्या आएगी? इसकी वेलोसिटी आएगी इनिशियल एट 10 माइनस 60। ये 2 kg ब्लॉक की वेलोसिटी आएगी। v इज इक्वल टू यू प्लस एटी लगाया मैंने। 5 kg वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना आ रहा है? एम ए इज इक्वल टू 12, मास इसका 5 है, दैट इज 12। इसका एक्सेलरेशन क्या आ रहा है? 2.4। सो 5 kg वाले ब्लॉक की वेलोसिटी थोड़ी देर के बाद क्या आएगी? v इज इक्वल टू यू प्लस 80, 2.40, ये इसकी वेलोसिटी आएगी। 5 kg वाला ब्लॉक एक्सेलरेट करेगा, 2 kg वाला ब्लॉक रिटार्ड करेगा। कौन करवा रहा है ये काम? फ्रिक्शन, क्योंकि फ्रिक्शन चाहता है इन दोनों के बीच रिलेटिव मोशन खत्म हो जाए। तो जब इन दोनों की वेलोसिटी बराबर हो जाएगी, v1 इज इक्वल टू v2, जब इन दोनों की वेलोसिटी बराबर यानी 10 माइनस 60 कितना हो जाएगा? 2.40। 10 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 8.40, यानी क्या टाइम? 10 अपॉन 8.4, पॉइंट हटाया 100/84, 4 से कैंसिल कर दो। इतने टाइम के बाद इन दोनों ब्लॉक्स के बीच की स्लिपिंग हो जाएगी खत्म। अभी सुन लो ध्यान से, स्लिपिंग खत्म हो गई। अब दोनों की वेलोसिटी क्या आ गई? व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक नंबर 1? 10 माइनस 60, टी कितना है? 25/21, कितना आ रहा है ये? 210 माइनस 150, 60/21। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक नंबर 2? वैसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, 2.4 इंटू 25/21, ये कितना आ जाएगा? 60/21 ही आएगा। यानी अब ये दोनों ब्लॉक्स 60/21 की स्पीड ले चुके हैं। अगर ये दोनों ब्लॉक्स अब सेम वेलोसिटी से चल रहे हैं, ये 5 kg का ब्लॉक, गौर से सुनना मेरी बातें, ये 2 kg, इसकी वेलोसिटी और इसकी वेलोसिटी बराबर, दोनों की वेलोसिटी 60/21। बाहर से तुम कोई फोर्स लगा नहीं रहे, ग्राउंड पे फ्रिक्शन है नहीं, दोनों ब्लॉक्स किस स्पीड पे चल रहे हैं? 60/21। तो बीच में फ्रिक्शन क्यों आएगा भाई? फ्रिक्शन कब आता है? जब या तो रिलेटिव मोशन हो या रिलेटिव मोशन होना चाह रहा हो। रिलेटिव मोशन है नहीं, दोनों सेम वेलोसिटी पे जा रहे हैं, तुमने कोई बाहर से फोर्स लगाया नहीं है जो 2 या 5 में से किसी एक को खींचना चाह रहा हो तेज, फोर्स तो हमने लगाया नहीं है, ग्राउंड से फ्रिक्शन है नहीं, तो ये दोनों ब्लॉक सब 60/21 की कॉमन स्पीड से आगे की ओर सदा के लिए चलते रहेंगे। मतलब जब तक नीचे, जहां तक भी टेबल है, जहां तक स्मूथ सरफेस है, 60/21 की स्पीड से भागते रहेंगे आगे। ओके, समझ रहे हो बात को? एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान से सुनना, पहले इतना नोट कर लो। समझो बेटे, ये सब फंडामेंटल अप्लाई करो। कहां आंसर टहल रहे हो? 5/3, 8/3। 25/21 सेकेंड्स के बाद इनके बीच की स्लिपिंग हो जाएगी खत्म, दोनों की वेलोसिटी हो गई सेम, अब फ्रिक्शन हो जाएगा खत्म। फ्रिक्शन की जरूरत ही नहीं है। अब फ्रिक्शन तो आया ही तब था जब रिलेटिव मोशन था, अब तो नहीं है, ना होना चाहता है। अगर तुम 2 और 5 में से किसी एक ब्लॉक पे फोर्स दे रहे होते, वो फोर्स की वजह से रिलेटिव मोशन आना चाह रहा होता, तो फ्रिक्शन भी आ जाता। ओके, आराम से नोट करो कबीर, मतलब मैं बोलूंगा तब लिखोगे, नहीं तो। अब देखो जरा ये क्वेश्चन, ये 5 kg का ब्लॉक, इसके ऊपर ये 2 kg का ब्लॉक, इस बारी ग्राउंड पे भी फ्रिक्शन है, म्यू इज 0.2, और इन दोनों ब्लॉक्स के बीच भी फ्रिक्शन है 0.5। ठीक, आदित्य बेटे यहां पे फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू कितनी है? 20 इंटू 0.5, 10 न्यूटन। यहां पे फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू क्या है? 70। यहां पे नॉर्मल फोर्स 7g होगा ना, 5g प्लस 2g, 70 इंटू 0.2, 14 न्यूटन।
इस बारी ग्राउंड पे भी फ्रिक्शन है, इस बारी तुमने दोनों को ऐसे 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी दे दी दोनों को। अब बताओ इन ब्लॉक्स के एक्सेलरेशन क्या होंगे। दोनों को तुमने 10 की स्पीड एक साथ दे दी, दोनों को धक्का मार दिया, सेम स्पीड 10। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ बोथ द ब्लॉक्स। अलर्ट विनायक, खो जाते हो। ये रही सरफेस, ये रहा 5 kg का ब्लॉक एंड ये ऊपर 2 kg का ब्लॉक, ठीक, 2 5। गौर से सुनो, लिमिटिंग वैल्यू तो ढूंढ ली ना, उसमें तो नहीं किसी के हाथ तंग हो रहे, 10 न्यूटन और 14 न्यूटन। अब सुनो, 5 और टेबल के बीच तो रिलेटिव मोशन है, टेबल तो रेस्ट पे है, इसकी तो वेलोसिटी 10 है, इसलिए 5 और टेबल के बीच तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, है ना। ये सरफेस 5 kg ब्लॉक पर ऐसे पीछे की ओर कितना फ्रिक्शन फोर्स देगी, 14 न्यूटन। तो 5 kg सरफेस पे कितना फ्रिक्शन फोर्स आगे देगा, 14 न्यूटन। ये लावण्या बेटे एक्शन रिएक्शन है, वहां कहां 14 ले गए, ये एक्शन रिएक्शन है बेटे। सरफेस ने ब्लॉक को, ब्लॉक ने सरफेस को, एक्शन रिएक्शन। सरफेस का मुझे यहां पे कोई काम नहीं है, सरफेस तो रेस्ट पे है, वो तो ऐसे ही है। तो 5 kg के ब्लॉक को ये रोक रहा है। दिक्कत यहां पे है इन दोनों के बीच, क्योंकि इन दोनों के बीच स्लिपिंग हो नहीं रही थी, दोनों को तुमने सेम वेलोसिटी दी थी। अगर तुम इसको वेलोसिटी 10 देते, इसको 12 देते, तो फिर यहां पे भी मैं स्ट्रेट अवे फ्रिक्शन को ले लेता, लिमिटिंग 10 न्यूटन काइनेटिक फ्रिक्शन। लेकिन अब मुझे सोचना पड़ेगा। अब ये क्वेश्चन चला गया पिछली क्लास के क्वेश्चन पे। पिछली क्लास में मान लो मैं आपको एक क्वेश्चन दूं, 2 मिनट के लिए बस ऐसे, ये 14 न्यूटन को फ्रिक्शन के बजाय ऐसे सोचो कि ये एक 5 kg का ब्लॉक है, इसके ऊपर ये 2 kg का ब्लॉक है। 2 मिनट के लिए मान लो ये सरफेस पे फ्रिक्शन नहीं है, यहां पे ये 14 न्यूटन 5 kg पे एक एक्सटर्नल फोर्स है जो सरफेस ने दिया है इन द फॉर्म ऑफ फ्रिक्शन, है ना। है तो एक्सटर्नल फोर्स ही ना, फ्रिक्शन है तो एक्सटर्नल ही। मान लो मैं इस 5 kg पर एक फोर्स लगा दूं 14 न्यूटन का, ऐसे 2 और 5 के बीच में म्यू की वैल्यू है 0.5। अब मैं चेक करना चाहता हूं ये दोनों इकट्ठा चलेंगे या स्लिपिंग होगी। तो कैसे हमने सीखा था, पहले मानो ये दोनों इकट्ठा चलेंगे, तो इनका कॉमन एक्सेलरेशन क्या आएगा, 14/7, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर चेक करो कि इसका एक्सेलरेशन मैक्सिमम हो कितना सकता है। यहां पे 2 kg को कौन चला रहा है, फ्रिक्शन, फ्रिक्शन मैक्सिमम कितना जा सकता है यहाँ पे 10 न्यूटन। तो 10/2, तो ये कितने एक्सेलरेशन तक चल सकता है, 5। ये तो 2 से चलने को कह रहा है, तो ये मानेगा उसकी बात। तो ये दोनों ब्लॉक इकट्ठा चलेंगे, कितना फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे लगेगा, 2 × 2, 4 न्यूटन। तरन ये बात समझ में आई, पक्का, रिपीट करो। ये 14 न्यूटन चाहता है ये दोनों ब्लॉक किस एक्सेलरेशन से चलें, 2। हमें ये देखना है कि क्या फ्रिक्शन इतना स्ट्रांग है कि इसको 2 से चला सके। यस है भाई, फ्रिक्शन यहां पे कितना हो सकता है गविष्ठ बेटे, 10 न्यूटन। तो ये 2 kg का ब्लॉक गीतांश कितने एक्सेलरेशन तक चल सकता है, 5। ये तो 2 से चलने को कह रहा है, तो बात बनेगी। तो ये दोनों ब्लॉक इकट्ठा चलेंगे 2 से। ये चीज और ये चीज डिट्टो सेम है, यहां पर ये एक्सेलरेट करना चाह रहा है और यहां पर ये रिटार्ड। ये ग्राउंड का फ्रिक्शन कह रहा है कि भाई 14 न्यूटन के फोर्स से मैं तुम दोनों को रिटार्ड करूंगा, यानी 14/7 कितना आ गया, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का रिटार्डेशन। अब चेक करो क्या ये 2 से रिटार्ड हो सकता है, यस ऑफ कोर्स। इस पे तो फ्रिक्शन 10 न्यूटन तक जाके इसको 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तक से रिटार्ड करा सकता है। ये एक्सटर्नल फोर्स तो कह रहा है 2 से रिटार्ड हो जाएंगे दोनों 2 से रिटार्ड। तो फ्रिक्शन फोर्स 2 और 5 के बीच अब कैसा लगेगा, स्टैटिक। और कितना लगेगा, 4 न्यूटन, क्योंकि 2 kg ब्लॉक को कितने एक्सेलरेशन से रिटार्ड कराना है, 2 से। तो इस पे लगेगा फ्रिक्शन फोर्स पीछे की ओर 4 न्यूटन का, इस पे लगेगा आगे की ओर 4 न्यूटन का। लावण्या बेटे एक्शन रिएक्शन प्लीज, बहुत, इसीलिए मैं बार बार थ्रस्ट दे रहा हूं
एग्जैक्टली फोर्सेस जहां हैं वहां दिखाओ। हालांकि मैंने आपको यह भी बोला है कभी कभी पॉइंट साइज दिखा दो, कभी कभी, अदरवाइज आप पूरा डायग्राम बनाओ, एग्जैक्ट जो फोर्स जहां है वहां दिखाओ, आपकी क्लैरिटी बढ़ेगी। तो इस क्वेश्चन में ये दोनों ब्लॉक इकट्ठा रिटार्ड होते होते 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के रिटार्डेशन से रुक जाएंगे। समझ में आ रही बात? ये सिचुएशन बिल्कुल ऐसी है जैसे समझो डाइनिंग टेबल है घर पे तुम्हारे, तुमने ऊपर एक सूटकेस रख दिया डाइनिंग टेबल के, सूटकेस के ऊपर कोई भारी सा बैग रख दिया, सूटकेस के ऊपर बैग, सूटकेस को और बैग को दोनों को धक्का मारा, बैग और सूटकेस के बीच फ्रिक्शन बड़ा हाई है, दोनों एक साथ चल के रुक जाएंगे। समझ में आ रही बात? दोनों एक, मतलब ये क्वेश्चन है इनफैक्ट बड़ा आसान हो गया। हम फालतू में इतना घूमे, लेकिन घूमना पड़ेगा, क्या पता स्लिपिंग हो जाती। ये क्वेश्चन ना बड़ा आसान हो गया। ये क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे हो गया कि जैसे ये एक 7 kg का ब्लॉक था, इट्स अ ब्लॉक ऑफ मास 7 kg, तुमने इसको 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड दी और इस फ्रिक्शन ने 14 न्यूटन, अब इस फ्रिक्शन की बात ही मत करो 2 और 5 के बीच, तुम तो 2 और 5 को अब एक सिंगल सिस्टम मान रहे हो, अब उस फ्रिक्शन को मत देखो। याद आ रहा है ना फ्री बॉडी डायग्राम्स वगैरह? ये 14 न्यूटन का फोर्स इसको कितना रिटार्डेशन देगा? 2। सो 2 के रिटार्डेशन से 5 सेकंड में ये रुक जाएगा। v = u + at लगाओ। तो ये पूरा 2 और 5 kg का ब्लॉक एक सिंगल 7 kg के ब्लॉक की तरह आगे चलेगा, 5 सेकंड के बाद रुक जाएगा, खेल खत्म। ओके, पक्का? नोट कर लो। ऐसे सोचना सीखो बेटे, क्वेश्चन बहुत प्यारे प्यारे आएंगे। इसके हम लॉज ऑफ मोशन फ्रिक्शन HC वर्मा वाली बुक के भी क्वेश्चन सिलेक्टेड कर लेंगे। फिजिक्स गैलेक्सी भी अरेंज करो ताकि अब उसके भी क्वेश्चन धीरे धीरे थोड़े थोड़े हम करें। ओके, सुनो ध्यान से, इस बारी क्या होगा, इस बारी फिर से आप प्लीज देखो अनंतवीर, अभी भी मैं देख रहा हूं डायग्राम बन नहीं रहे ढंग से, यही लापरवाही है। आप एक एक चीज को बहुत क्लियर, स्पष्ट, समझते हो ना हिंदी, क्लियर एकदम दिखाओ। ये सरफेस आई, ये आ गया 5 kg का ब्लॉक और ये आ गया ऊपर 2 kg का ब्लॉक, ठीक है। यहां पर तो सरफेस तुरंत इसको फ्रिक्शन फोर्स पीछे कितना देगी? 35 न्यूटन का, पक्का 35 न्यूटन। क्यों? स्लिपिंग हो रही है भाई, सरफेस रेस्ट पे है और इसकी वेलोसिटी है 10, तो यहां तो स्लिपिंग हो रही है, तो 35 न्यूटन का फ्रिक्शन तो स्ट्रेट अवे आएगा। यहां मेरे को पता नहीं, क्योंकि मैंने तो दोनों को सेम वेलोसिटी दी थी, मुझे नहीं पता स्लिपिंग होगी या नहीं होगी, तो 2 मिनट के लिए मान लो स्लिपिंग नहीं हो रही, तो ये 5 और 2 टोटल मास कितना हो गया? 7। सिस्टम मानोगे तो बीच के फ्रिक्शन की अभी मुझे जरूरत नहीं है। 35 न्यूटन का फोर्स 7 kg के ब्लॉक को कितना रिटार्डेशन मैक्सिमम दे सकता है? 5। क्या 2 kg का ब्लॉक 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का रिटार्डेशन ले सकता है? नहीं। उसके लिए उसे कितना फोर्स चाहिए? 10 न्यूटन, और यहां तो फ्रिक्शन की लिमिट है 4 न्यूटन। इसका मतलब इस केस में स्लिपिंग होगी। स्लिपिंग होगी तो इस पे फ्रिक्शन पीछे की ओर कितना लगेगा? 4 न्यूटन। तो लावण्या देख बेटे इधर, एक्शन रिएक्शन फिर से 4 न्यूटन। ओके बच्चे, तो अब 2 kg के ब्लॉक का, फॉर 2 kg ब्लॉक व्हाट इज द रिटार्डेशन? 2 kg के ब्लॉक का रिटार्डेशन आ रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। 5 kg के ब्लॉक का रिटार्डेशन कितना आ रहा है? फॉर 5 kg रिटार्डेशन, अनंतवीर 5 kg के ब्लॉक पे नेट अपोजिंग फोर्स क्या आ रहा है? 35 माइनस 4, सो नेट फोर्स डिवाइडेड बाय मास। अब नहीं कहना सर 7 kg क्यों नहीं ले रहे भाई, अब मैं 5 kg को सिस्टम ले रहा हूं, 5 kg को सिस्टम, तभी तो इस फ्रिक्शन को कंसीडर किया। अगर आप इन दोनों को सिंगल बॉडी लोगे तो बोलो 35 न्यूटन का फोर्स है, वो अब तुम ले नहीं सकते क्योंकि दोनों का एक्सेलरेशन अलग अलग है। तो 5 kg का रिटार्डेशन कितना आ रहा है? 6.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आंसर है। कौन धीरे रिटार्ड कर रहा है? 2 kg का। 5 kg का ब्लॉक तेज रिटार्ड कर रहा है, तो क्या होगा इसका मतलब? इसका मतलब 2 kg का ब्लॉक, सुनो अभी मेरी बातें ध्यान से, 2 kg का ब्लॉक 5 के रिस्पेक्ट में आगे निकल जाएगा।
यार दो कारें चल रही हैं 100 किलोमीटर पर आवर पे, एक कार वाले ने ब्रेक थोड़ा तेज मारी, एकदम ऐसी भी नहीं कि खड़ा हो गया भाई, थोड़ा तेज, एक ने थोड़ा स्लो, क्या होगा? जिसने स्लो ब्रेक मारी है वो आगे निकल जाएगा ना भाई साहब। जिसका रिटार्डेशन कम है मतलब वो हैवी रिटार्डेशन वाले के मुकाबले एक्सेलरेट कर रहा है ना। मेरी वेलोसिटी 100 थी, तुम्हारी कार की वेलोसिटी भी 100, मैंने रिटार्डेशन दिया 3 का, तुमने दिया 1 का। एक सेकंड के बाद मेरी वेलोसिटी 97, तुम्हारी 99, तो मेरे रिस्पेक्ट में तो तुम एक्सेलरेट कर गए या नहीं? तो यहां पर 5 kg वाले ब्लॉक के रिस्पेक्ट में 2 kg वाला ब्लॉक एक्सेलरेट कर रहा है। समझ में आ रही है बात? मतलब अगर तुम इस पूरी पिक्चर को ऐसे देखोगे, ये 5 kg वाला ब्लॉक यहां पे खड़े होके देखोगे, आकृति बेटे क्या दिखाई देगा बताओ? 5 kg वाले ब्लॉक पे खड़े होके देखेंगे क्या दिखाई देगा, बोलो बताओ। इतना सुंदर बच्चा बनाया, देखो दोनों आंखें कैसे, देखो दो लड़ बाहर आ रहे हैं बालों की ऐसे। बताओ ये 5 kg वाले बंदे को कैसा दिखेगा मोशन 2 kg ब्लॉक का? बोलो बोलो। विद जीरो इनिशियल वेलोसिटी, क्योंकि इसकी वेलोसिटी भी 10 थी, इसकी भी 10, तो इस बंदे को लगेगा कि ये 2 kg का ब्लॉक विद जीरो इनिशियल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन कितना 4.2 से उसके पास आ रहा है 5 kg पे खड़े बंदे को। समझ में आ रही है बात? नोट करो इसको, मोशन एज सीन विद रिस्पेक्ट टू 5 kg ब्लॉक। उसे लगेगा ये ब्लॉक, और थोड़ी देर के बाद ये ब्लॉक यहां पहुंच के गिर पड़ेगा। ओके, ठीक है। 6, एक एक करके 6 क्वेश्चन देखो पहले। A body starts slipping down an incline and moves half meter in half. How long will it take to move the next half? देखो ये तो ना काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन है, ये फ्रिक्शन का क्वेश्चन है ही नहीं। बातें नहीं बेटे, ये एक इंक्लाइन प्लेन है बेटा, बातें मत करो ज्यादा अच्छा है। मैं रिक्वेस्ट क्यों कर रहा हूं भाई, इधर ध्यान। ये बॉडी कह रहा है स्लिप्स डाउन हाफ मीटर इन हाफ सेकेंड। देखो ये बॉडी जब ये चलेगी तो इसका एक्सेलरेशन होगा जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा। मुझे वो सब नहीं चाहिए, रहेगा तो सेम ना वो, चाहे ये यहां पे हो चाहे यहां पहुंचे यहां पहुंचे, एक ही वैल्यू तो कांस्टेंट है। तो एक्चुअली ये काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन है कि एक ऑब्जेक्ट कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चल रहा है, पहला हाफ मीटर ट्रेवल करने में इसको कितना टाइम लगा, हाफ सेकेंड। तो आप यूज करो v इज इक्वल टू 0 प्लस 80, पहला सॉरी इसको नहीं, इसको यूज करो, s इज इक्वल टू हाफ 80 स्क्वायर, u तो 0 था, सो हाफ मीटर, दिस इज हाफ a टी स्क्वायर, टी की वैल्यू भी कितनी है हाफ, तो ये कितना आ जाएगा 1/4, सो a कितना आ जाएगा 2 कैंसिल 4, यानी तुम्हें इसका एक्सेलरेशन मिल गया। अब मैं यहां से म्यू भी पूछ सकता था, मैं कहता बताओ म्यू कितना है, थीटा दे देता, तो तुम इस a को क्या लिखते, जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा। ये तो स्टैंडर्ड केस है, सात्विक ध्यान दे बेटे, घर पे पढ़ाई करो नहीं तो ऐसे पीछे रह जाओगे आप लोग। जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा, म्यू आ जाता। बट यहां पे कह रहा है हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू मूव द नेक्स्ट हाफ मीटर। तो अब एक काम करो, ये हाफ मीटर आ गया, नेक्स्ट हाफ मीटर, तो एक काम करो पूरा 1 मीटर ले लो, पूरा 1 मीटर, और इक्वेशन फिर से लगाओ, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। पता करो 1 मीटर पूरा ट्रेवल करने में शुरू से कितना टाइम लगा। सो 1 मीटर, इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे 0 थी, भाई यहां से यहां के लिए करते तो मुझे यहाँ की वेलोसिटी ढूंढनी पड़ती, एक स्टेप फालतू में आता, इसलिए मैंने नहीं किया, मैं पूरा यहां से यहां तक सॉल्व कर रहा हूं। ये हाफ मीटर है, थोड़ा ये छोटा बन गया है, तो ये आ जाएगा प्लस हाफ, एक्सेलरेशन तुम निकाल चुके हो 4 इंटू टी स्क्वायर, सो टी स्क्वायर कितना आ गया 1/2, तो टाइम कितना आ गया 1/√2, ये टोटल टाइम है, और ये टाइम कितना था 1/2, सो ये टाइम कितना होगा 1/√2 माइनस 1/2, दैट्स ऑल। कितना इजी क्वेश्चन, तो काइनेमेटिक्स का था, ये फ्रिक्शन का था ही नहीं। ओके, अर्जु डाउट है बेटे?
काइनेमेटिक्स का, ये मार्क करो, दोबारा करो, करो बेटे सॉल्व, कुछ भी नहीं है, काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन है। नेक्स्ट कौन सा? 7th में क्या दिक्कत है मेरे भाई? देख, ड्राइविंग फोर्स क्या है? 0.5 इंटू जी को 10 न्यूटन ले लो, ऐसे ही वर्बली हो जाएगा। ड्राइविंग फोर्स कितना है? 0.5 जी यानी 5 न्यूटन। अपोजिंग फोर्स देखना क्या है ऊपर, पहले वाले 1 kg ब्लॉक पर 10 इंटू 0.2 2 न्यूटन, दूसरे वाले पर भी 10 इंटू 0.2 2 4 न्यूटन, यानी मोशन होगा। व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन ऑफ दिस सिस्टम? नेट ड्राइविंग फोर्स बाय टोटल मास। नेट ड्राइविंग फोर्स कितना है? 5 माइनस 4। दोनों ब्लॉक्स का फ्रिक्शन अपोजिंग है ना, ऊपर वाले टेबल पे रखे दोनों ब्लॉक के वेट का कोई काम नहीं है यहाँ पे। सो एक्सेलरेशन आ जाएगा 1 अपॉन टोटल मास, 1 प्लस 1 प्लस 0.5 2.5। अब रस्सी का टेंशन वेंशन कैलकुलेट कर लो अपने आप, करो करो, मैं कल देखूंगा ये क्वेश्चन। ये कल आपने पूरी फेयरली सॉल्व, सबके पास होनी चाहिए, पूरा एकदम फेयर, खाली गविष्ट को कोई जरूरत नहीं है। और करोगे थोड़ा सा रफली, तो ऐसे नहीं रहे, हो गया, खत्म है रमेर। ये कल फेयर सॉल्व सबके पास होनी चाहिए। जो भी शीट्स मैं दे रहा हूं, थोड़ा सा उसे फेयरली सॉल्व करो, सजाने की जरूरत नहीं है बहुत। पता चला रेड पेन, पता चला पूरा क्वेश्चन लिख रहा है कोई, मतलब इतना ठीक से कि आई कैन चेक, मैं कल चेक करूंगा ये। और कौन सा? 10th, 9th। अ ब्लॉक इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड, ये तो आज वाला क्वेश्चन है। आज वो जो पहला क्वेश्चन किया था, ब्लॉक को ऊपर फेंका था, फिर से करो। और यहां पे जो बोलता है ना ग्रेटेस्ट स्लोप, ये एक बार फिर बता दे रहा हूं, पहले भी बताया था, तुम पूछ रहे थे समग्र बेटे, रजिस्टर देना। ग्रेटेस्ट स्लोप गविष्ट क्या मतलब है? मैंने इस इंक्लाइन प्लेन का एंगल है 37 डिग्री, मैंने यहां से एक बॉल को अलोंग द लाइन ऑफ ग्रेटेस्ट स्लोप फेंका। रक्षिता बेटा इधर छूट जाएगा ना बेटा, फिर ये इंक्लाइन का एंगल कितना है? 37। मैंने इस ब्लॉक को फेंका अलोंग द लाइन ऑफ ग्रेटेस्ट स्लोप। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स आपने एग्जैक्टली ऐसे फेंका है। इस इंक्लाइन प्लेन पर तुम अगर कोई भी लाइन बनाओगे, उस लाइन का हॉरिजॉन्टल से मैक्सिमम एंगल 37 ही होगा, और वो लाइन ऐसी होगी, ये ऐसी। ये मार्कर का एंगल इस वक्त हॉरिजॉन्टल से वही है जो इंक्लाइन का है। अब अगर मैं इस मार्कर को धीरे धीरे ऐसे टिल्ट करना शुरू कर दूं, तो इसका हॉरिजॉन्टल से एंगल घटते 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 0 डिग्री हो गया है। इस वक्त ये मार्कर ये इंक्लाइन पे पड़ा है, बट इसका एंगल कितना है? 0। इस इंक्लाइन पर, ये इंक्लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल से 37 डिग्री पर है। अगर तुमने लाइन ऐसे बनाई, तो इस मार्कर का एंगल भी हॉरिजॉन्टल से 37 ही है, और अगर इस मार्कर को ऐसे घुमाओगे, तो एंगल 37 से कम होते 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 इट बिकम्स 0 डिग्री। इस वक्त ये हॉरिजॉन्टल है, देखो आप, समझ में आ रही बात? तो अगर इस तरीके से ये इंक्लाइन प्लेन है, ये इंक्लाइन प्लेन का एंगल हॉरिजॉन्टल से थीटा है, तो इस इंक्लाइन प्लेन पर लाइन ऑफ ग्रेटेस्ट स्लोप का मतलब इन दोनों के पैरेलल लाइन, ये दिस इज लाइन ऑफ ग्रेटेस्ट स्लोप। इस लाइन का एंगल भी हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा ही आएगा। अब अगर तुम कोई और लाइन बनाओगे ना ऐसी, तो इस लाइन का एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा से कम है, और अगर लाइन बनाओगे ऐसी, तो इसका एंगल तो हॉरिजॉन्टल से 0 डिग्री है भाई। ये घर पे ट्राई करके देख लो आप अपने आप। ये इंक्लाइन तुमने बनाया हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पर? थीटा। तो ये ग्रेटेस्ट स्लोप वाली लाइन है, इसका एंगल भी थीटा है ना? अगर आप इस लाइन को, आदित्य ध्यान दे बेटे इधर, इसको ऐसे टिल्ट कर दो, ऐसे ऐसे। अब चेक करो, इसका हॉरिजॉन्टल से एंगल कम हो गया होगा, थीटा नहीं होगा, ये कम होगा। ऐसा एक क्वेश्चन आएगा, मैं आपको दूंगा ऐसा क्वेश्चन, बल्कि अभी दे देता हूं, आप सोचना। ये इंक्लाइन प्लेन का एंगल है थीटा इक्वल टू 30 डिग्री मान लो, ठीक? हरनूर बेटे ध्यान दो इधर, इस इंक्लाइन प्लेन का एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ कितना है? 30। इस इंक्लाइन प्लेन पर हमने एक ऐसे ग्रूव बनाई, ऐसे स्लॉट बनाया ऐसे, और वो इंक्लाइन प्लेन से लेट्स से 37 डिग्री पर है। इस इंक्लाइन प्लेन पर तुमने एक स्लॉट बना दिया, वो स्लॉट इस हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पर है? 37, और इंक्लाइन पर है। अब इस स्लॉट के अंदर एक ब्लॉक रख दिया,
तो ये ब्लॉक ऐसे किस एक्सेलरेशन से नीचे स्लाइड करेगा? समझ में आ रही बात? मैंने क्या किया, ये इंक्लाइन प्लेन ऐसे था, कितना एंगल था इसका हॉरिजॉन्टल से? 30 डिग्री। अब मान लो ये जो लाइन है इसमें यहां बनी हुई, मान लो मैं ब्लेड लेके या कोई चाकू वगैरह लेके, नाइफ लेके ऐसे कट मार दूं इस पे ऐसे, ताकि गड्ढा सा बन जाए, स्लॉट, स्मूथ, कोई फ्रिक्शन नहीं है इसमें, फ्रिक्शन यानी फ्रिक्शन लूंगा बड़ी मुसीबत हो जाएगी, ठीक है। अब उस गड्ढे में मैंने एक ब्लॉक को डाल दिया, तो वो ब्लॉक तो ऐसे जाएगा ना नीचे, ऐसे जाएगा ना, क्या एक्सेलरेशन होगा? नहीं चाहिए यार, फिर वही बातें करते हो, मास नहीं चाहिए, वो कैंसिल हो जाएगा। ये किस स्मूथ सरफेस है, तो मालूम है क्या होगा? मैं क्यों बताऊं, तुरंत सुनने को तैयार हो, बोलो सर मत बताओ, हम सोचेंगे। फिर वही बात है ना, फिर आपका इमेजिनेशन चलेगा नहीं, आप दिमाग लगाना, इस स्लॉट में ये किस एक्सेल, नोट कर लो ये क्वेश्चन। क्वेश्चन लिख लो, अ स्लॉट इज मेड ऑन अ स्मूथ इंक्लाइन एज शोन। भैया मेरे, ये दोनों लाइनें पैरेलल बननी थी, ऊपर जाके नैरो क्यों हो गई हैं? पहाड़ पे चढ़ाई कर रहे हो, ऊपर जाके नैरो, पैरेलल ऐसे। अ स्लॉट इज मेड ऑन अ स्मूथ इंक्लाइन एज शोन। इंक्लाइन का एंगल कितना है सौम्या बेटे? 30। इंक्लाइन पे जो तुमने ग्रूव बनाई है वो इंक्लाइन के इस हॉरिजॉन्टल लाइन से कितने एंगल पर है? 37। सो अ स्लॉट, अ ग्रूव इज मेड ऑन एन इंक्लाइन एज शोन, स्मूथ इंक्लाइन, कोई फ्रिक्शन नहीं है। अ ब्लॉक इज प्लेस्ड ऑन द ग्रूव, अ ब्लॉक इज प्लेस्ड ऑन द स्लॉट, फाइंड इट्स एक्सेलरेशन। ठीक है, बताना आप। नाउ 10th क्वेश्चन देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन है ये बेटा। जो भी क्वेश्चंस, मैं एक बार फिर बोल रहा हूं, जितना भी काम हम ये +1 में कर रहे हैं, आप में से मतलब किसी को भी +2 जाते जाते ये सब ध्यान है, हाँ इस तरह का क्वेश्चन किया था हमने, रटने को नहीं कह रहा मैं, समझ क्लियर है, अच्छा खासा अचीवमेंट है, नहीं तो अभी भूलने लग जाओगे आप। प्रोजेक्टाइल की रेंज बताना अप द इंक्लाइन प्लेन, वंश, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल अप द इंक्लाइन। अब मैं पूछूं और कोई बच्चा 2 मिनट लगा के बोले 2u² साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस बीटा अपॉन जी कॉस स्क्वायर बीटा, ऐसे करके, या कॉस अल्फा प्लस बीटा, कंफ्यूजन है, अल्फा प्लस, तो ये मतलब अब ठीक है 1-2 मिनट लगेंगे, बट यू आर एबल टू रिकॉल एंड यू कैन आंसर। चलो तुम्हें फॉर्मूला रिकॉल नहीं हुआ, तुमने मेथड परफेक्ट बता दिया कि सर इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं, क्योंकि फॉर्मूले तो भूलोगे ही, वो नेचुरल प्रोसेस है, वो हो गई है ना। मैक्सिमम कब होती है रेंज इंक्लाइन प्लेन पर? अगर ये इंक्लाइन का एंगल 30 डिग्री है, तो किस एंगल पे पार्टिकल फेंकू फॉर मैक्सिमम रेंज ऑन द इंक्लाइन? अगर इंक्लाइन का एंगल 20 डिग्री है, तो इंक्लाइन और वर्टिकल का बाइसेक्टर, तुम्हें इतना याद होना चाहिए, बाइसेक्टर पे फेंकना था। ये मैं कह रहा हूं, वो ना आपके दिमाग में वो कॉन्सेप्ट्स होने चाहिए, और ये आसान काम नहीं है, और फिर आप जैसे बच्चे ही करते हैं ना, वही कोई इतना इम्पॉसिबल टास्क भी नहीं है। 10th क्वेश्चन देखो, लास्ट। Wall is smooth but the surface of block A and B are in rough. The friction between B and A. ये दीवार है, दीवार स्मूथ है, यहां कोई फ्रिक्शन नहीं है, ये रहा ब्लॉक ए, ये रहा ब्लॉक बी, मैं गैप दिखा रहा हूं थोड़ा थोड़ा, बी और ए, ठीक है। यहां से फोर्स लगा के हमने दबाया इन दोनों को दीवार के अगेंस्ट, तो जाहिर सी बात है इस केस में नॉर्मल फोर्स कितना आएगा, कबीर बताएगा, नॉर्मल फोर्स कितना आएगा इस केस में? शीट किसकी है? बाकी कल डिस्कस कर लेंगे अगर कोई रह गया है, या हाँ जी कबीर। तुम एक ब्लॉक को दीवार के अगेंस्ट रखोगे, ये एक ब्लॉक है मान लो, ब्लॉक के वेट का मुझे कोई काम नहीं है इस वक्त, तुमने इसको दीवार के अगेंस्ट रख के तुम 10 न्यूटन से दबाओ, तो दीवार से भी नॉर्मल फोर्स 10 आएगा, क्योंकि मोशन तो हो नहीं रहा उस तरफ। 20 न्यूटन लगाओ तो 20 आएगा, 50 लगाओ 50 आएगा, ज्यादा नहीं, दीवार टूटेगी, मतलब जितना तुम फोर्स लगाओगे दीवार से उतना ही नॉर्मल फोर्स आएगा। तो इस केस में यहां से ए पर नॉर्मल फोर्स कितना आएगा? एफ। ए से बी पर कितना आएगा? एफ। तो बी भी ए को कितना देगा? एफ। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो सारे फोर्सेस एफ होंगे,
दीवार ए को एफ फोर्स देगा, ए दीवार को, बी ए को, ए बी को, एफ एफ, दैट इज नॉर्मल फोर्स। अब कह रहा है यहां तो फ्रिक्शन है नहीं, ए और बी के बीच में फ्रिक्शन किधर आए, मतलब ए बी पर फ्रिक्शन फोर्स भव्या बेटे ऊपर देगा या नीचे? ए बी पर फ्रिक्शन फोर्स किस तरफ देगा? हाँ, एक सवाल का जवाब दे बेटे। ये स्मूथ सरफेस है, दिस इज स्मूथ, ठीक है। ये ब्लॉक है M2, ये ऊपर ब्लॉक है M1, इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन है, M1 और M2 के बीच में फ्रिक्शन है। M1 और M2 के बीच में फ्रिक्शन अगर आता है तो वो क्यों आता है? क्यों आता है? क्योंकि M1 और M2 के बीच में रिलेटिव मोशन होना चाहता है या हो रहा है। मान ले M1 और M2 पे हम फोर्सेस लगाएं सो दैट M1 भी आगे जाना चाहे एट 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और M2 भी आगे जाना चाहे एट 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दोनों सेम एक्सेलरेशन से चलना चाहे, दोनों शुरू में रेस्ट पे थे, तो अब तो इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन क्यों आएगा भाई? आएगा ही नहीं, दोनों तो सेम एक्सेलरेशन से जाना चाहते हैं, फिर एक्सेलरेशन क्यों आएगा, सॉरी फ्रिक्शन क्यों आएगा? फ्रिक्शन तो तभी आता है ना जब दोनों में से कोई एक तेज जाना चाहे। अब सुनो यहां पे, अब बोलो यहां क्या होगा? दीवार स्मूथ है, तुम जरा 2 मिनट के लिए दोनों को एक सिंगल बॉडी मान लो, दोनों को एक सिंगल, आरजू ध्यान दे बेटा, इधर समझो बेटा, तुम लोग प्लीज स्टैमिना बढ़ाओ थोड़ा, ठीक है। अगर एक स्मूथ सरफेस है, स्मूथ देव रजिस्टर बेटा, अगर स्मूथ सरफेस है तुम जितना मर्जी जोर लगा लो, जितना मर्जी, ये जी के एक्सेलरेशन से नीचे गिरेगा। रियल लाइफ में ये इमेजिन करना मुश्किल है बिकॉज फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन के बिना वाली चीजें इमेजिन करना टफ है क्योंकि हमने कभी इनकाउंटर नहीं करी वो, बचपन से जब से पैदा हुए तुम कभी फ्रिक्शन के बिना वाली कोई चीज देखी नहीं होगी आपने, इसलिए इमेजिन करना भी मुश्किल है। आप जितना मर्जी ताकत लगा लो, जितना मर्जी, ये जी से नीचे गिरेगा। भाई साहब एमजी को कौन रोक रहा है? फ्रिक्शन तो है ही नहीं। तो अगर तुम इन दोनों को एक सिंगल सिस्टम मानो, दोनों को सिंगल सिस्टम, तो यार अपवर्ड फोर्स तो कोई है ही नहीं, इसकी मैं 2 मिनट बात ही नहीं करूंगा, मैं तो सिस्टम माना है। इसका मास mg डिवाइडेड बाय m, ये भी किस एक्सेलरेशन से गिरेगा? g, ये भी किससे गिरना चाहेगा? g। ओ यार जब दोनों g से गिर रहे हैं तो फिर इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन क्यों आएगा भाई? फ्रिक्शन कब आता? जब कोई एक स्लो जाना चाहता, कोई एक तेज जाना चाहता। दीवार से फ्रिक्शन आया नहीं, तो दीवार से जब फ्रिक्शन आया ही नहीं तो दोनों तो जी से गिरेंगे, ये बेचारा जितना मर्जी स्ट्रांग हो, दोनों सेम एक्सेलरेशन से गिरेंगे। तो इसका आंसर है आप इस तरह से फोर्स लगा के इन दोनों को रोक ही नहीं पाओगे ऐसे, ये जी से गिरेंगे नीचे दोनों। अब आगे सुनो, अगर दीवार स्मूथ ना होती, रफ होती, अगर दीवार होती रफ, तो डेफिनेटली दीवार का फ्रिक्शन ए को नीचे जाने से रोकता, तो दीवार ए को किधर फ्रिक्शन देती? ऊपर। अब वो स्टैटिक होता या काइनेटिक वो देखा, वो म्यू बताना पड़ेगा मुझे और वेट देना पड़ेगा मुझे, है ना। सो F1, अब बिकॉज ऑफ F1 ए धीरे चलना चाहेगा जी से, बिकॉज ऑफ F1 ए जो है धीरे चलना चाहेगा, तो ए और बी में कौन स्लो जाना चाह रहा है? ए, तो इसलिए ए पर यहां पे फ्रिक्शन किधर लगेगा? नीचे, और बी पे यहां किधर लगेगा? ऊपर। ये आंसर आएगा अगर दीवार रफ हुई तो ए बी को फ्रिक्शन देगा ऊपर, बी ए को फ्रिक्शन देगा नीचे। क्यों? क्योंकि ए स्लो चलना चाह रहा है, दीवार ए को रोकेगी नीचे जाने से, तो ए बी को रोकेगा नीचे जाने से, जाहिर सी बात है। ओके, तो हमारे उस क्वेश्चन का आंसर है सिस्टम कैन नॉट रिमेन एट रेस्ट, दोनों ब्लॉक जी के एक्सेलरेशन से नीचे गिरेंगे। क्लियर है? यस बेटे। दीवार बेटा बी के किसी कॉर्नर पे ना फिर टॉपलिंग ऑपलिंग का चक्कर आएगा, उसको भी रहने दो। फिर उसके लिए मुझे बताना पड़ेगा नॉर्मल फोर्स की शिफ्टिंग। हम जो नॉर्मल फोर्स लेते हैं ना वो एग्जैक्टली मिडिल में लेते हैं, वो एग्जैक्टली मिडिल में रहेगा नहीं। तुम ऐसे खड़े हो, तुम्हारे पैरों पे नॉर्मल फोर्स एग्जैक्टली मिडिल में आएगा, जहां पे पैर हल्का सा ऐसे गैप होता है ना, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उस कर्व पार्ट को, है ना। अब अगर तुम ऐसे आगे 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 बेंड होना शुरू करो क्या होगा?
नॉर्मल फोर्स अंगूठे की ओर शिफ्ट होगा, आगे आगे बेंड होते होते गिरोगे एक टाइम पे, तो नॉर्मल फोर्स ना शिफ्ट होता है। तो तुम कह रहे हो सर फोर्स यहाँ किनारे कहीं, तो वो खेल अलग हो जाएगा पूरा, वो पलटना चाहेगा फिर ब्लॉक, वो अभी हमें आता नहीं है। ठीक है, सो आज आप ये जितने भी हमने क्लास में क्वेश्चंस करे करो, इन्हें शीट के क्वेश्चंस एक बारी जो रह गए थे करो, कल आई विल गिव न्यू शीट।